तो चलिए चलते हैं सीनियर रिपोर्टर शिफाली पांडे के पास, जहां न्यूज 18 के ई एजेंडा मंच पर मौजूद हैं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। शुक्रिया। नमस्कार। न्यूज 18 मतलब इलेक्शन और एमपी एजेंडा न्यूज 18 का वो मंच जहां से तय होती है मध्य प्रदेश की राजनीति की नई दिशा। तो आज इस सेशन में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एमपी एजेंडा पर। और सबसे पहले सवाल जवाब शुरू करूं उसके पहले मेरे जहन में एक आपका बयान आ रहा है। ये कमलनाथ सरकार के दौर का बयान है, बहुत चर्चा में आया था उस वक्त, और आपने कहा था खेल इन्होंने शुरू किया है और खत्म हम करेंगे। उस वक्त शायद बीजेपी ने भी आपके इस बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लिया होगा, लेकिन 15 महीने बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके बाद कांग्रेस के साथ बीजेपी ने भी इसे बहुत गंभीरता से लिया, और कांग्रेस तो ये मानकर ही चल रही है और ये कहती ही है कि कमलनाथ सरकार नहीं जाती अगर आप नहीं होते। उनके इस बयान को आप प्रशंसा के तौर पर लेते हैं या आरोप के तौर पर? ये सच में मैंने ऐसा बयान दिया था। हमारे 2 विधायक थे, क्रॉस वोटिंग उनसे कराई गई सदन में। क्रॉस वोटिंग करना, वोटिंग में एब्सेंट होना, प्रेजेंट होना, ये अलग विषय होता है, लेकिन उसके बाद अगर सदन का नेता उनको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, ये गलत विषय होता है। हमको बुरा लगा, हमने प्रयास किए, पार्टी ने कैसे देखा ये अलग बात है, सफलता मिले ना मिले ये अलग बात है, पर हम प्रयास ही ना करें ये गलत बात है। हमने प्रयास किए। मैंने प्रेस को आगे कहा था कि जो प्रक्रिया कमलनाथ ने शुरू की है ये गलत है, खेल इन्होंने शुरू किया है तो हम खत्म करेंगे, और उसके 1.5 महीने बाद खत्म हो भी गया था खेल। कांग्रेस के संग दिक्कत क्या है कि पल में तोसा पल में मासा कितने रूप बदलती है। राजस्थान के कांग्रेस के विधायक पायलट जी के नेतृत्व में कांग्रेस से जोड़ के दिल्ली होटल में पहुंच गए, तो बोले भाजपा वालों ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। सचिन पायलट के नेतृत्व में वापस आ गए तो लोकतंत्र का पुनर्जन्म हो गया। ये हाल हत्या कर देते हैं, हाल पुनर्जन्म कर देते हैं, अपनी सुविधा से तर्कों को गढ़ते हैं और लोकतंत्र की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। क्योंकि कांग्रेस जीवन भर नारों की राजनीति करती आई है, इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ। इंदिरा जी तो आ गई, गरीबी नहीं हटी, गरीब हटने लगे। कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। मेरे को ध्यान आता है वो समय जब इराक और ईरान का युद्ध चल रहा था, अमेरिका का, जॉर्ज बुश थे और सद्दाम हुसैन इराक के थे, तो राजीव गांधी जी समझौता वार्ता के लिए रवाना हुए, तो कांग्रेसी उनको एयरपोर्ट पर छोड़ने गए, तो नारे लगा रहे थे कांग्रेसी कि विश्व के अंदर 2 ही नाम, राजीव गांधी या सद्दाम। जब तक ये पहुंच पाते, जब तक वो अमेरिका ने उसको सल्टा दिया सद्दाम हुसैन को, तो ये लौट के आए तो कांग्रेस के लोग नारे लगा रहे थे विश्व के अंदर 2 ही खुश, राजीव गांधी, जॉर्ज बुश। तो ये नारों की राजनीति कांग्रेस हमेशा करती आई है, धरातल की राजनीति नहीं की इनने। की होती तो बनी हुई सरकार न जाती। लेकिन उस सरकार के दौरान भी ये हुआ कि सबसे ज्यादा निशाने पर आप ही रहे, कानूनी दांव पेचों में भी आपको बहुत उलझाया गया। उस लिहाज से देखें तो अब राहत है। जो घटता है घटनाक्रम रचता वही विधाता है, और आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। ऐसे हमारे संघ में कड़ी आती है, तो ठीक है, उस समय अप्रिय लगता था, पर उसका परिणाम जो आया वो बड़ा स्वादिष्ट है। अभी हाल में जो ग्वालियर चंबल में बीजेपी बहुत एक्टिव हुई, शिवराज और सिंधिया की जोड़ी वहां पर पहुंची, चुनावी सभाएं हुई लगातार, कई सारी सौगातें दी गई, इसके पहले सदस्यता अभियान भी हुआ। इन सब में ग्वालियर चंबल में बीजेपी के जो बड़े चेहरे थे वो मौजूद थे, लेकिन एक चेहरा, बड़ा चेहरा ग्वालियर चंबल का लगातार दिखाई नहीं दिया, वो चेहरा नरोत्तम मिश्रा का था। और खबरें ये भी आई कि आप नाराज चल रहे हैं। इसको ऐसे भी मान सकती है कि मैं बड़ा चेहरा नहीं हूँ, बड़े चेहरे तो सब थे ना, मैं बड़ा नहीं हूँ। एक नाराज बिल्कुल नहीं हूँ, कल भांडेर की सभा में था, परसों करेरा की में था,
नरसों गोवध की में था, हर एक सभा में हूं मैं। उस पर्टिकुलर एक कार्यक्रम में नहीं था, बाकी हर सार्वजनिक कार्यक्रम में मैं हूं। मैं कल परसों नरसों 3 दिन का बता रहा हूं। इसलिए अगर मान लो कोई भ्रम पैदा हुआ भी होगा तो वो स्वतः ही इन 3 दिन में समाप्त हो गया होगा। अभी जब आपके केंद्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भोपाल के दौरे पर थे और वो लगातार बैठकें ले रहे थे चुनाव के सिलसिले में, तब भी आपकी गैर मौजूदगी थी। तो ये हमेशा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, आप बैठक में भी नहीं है, उधर सभाओं में भी नहीं है। उस बैठक में नहीं था, लेकिन मैं माननीय संतोष जी से मिला था, भोपाल में ही मिला था। तो भोपाल में मिला। किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं? ओह, दूर मोहल्ले से नहीं निकली, मेरे गली से ही नहीं निकली नाराजगी, कोई सरोकार ही नहीं नाराजगी से। मेरा बिंदास और बहुत अच्छा जीवन यापन करता हूँ जी। तो हम उम्मीद करेंगे कि अब तो इलेक्शन का वक्त आ गया है, तो फिर ग्वालियर चंबल का ये चेहरा वहाँ और तेज़ी से सक्रिय होगा। अब बात करते हैं सरकार के दौर की ही। आपको जब सरकार बनी, गिनती के मंत्री थे, आपके पास 2 अहम विभागों की जिम्मेदारी थी, गृह विभाग और उसके साथ स्वास्थ्य महकमा भी। और उस समय में स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी मिली जब एक महामारी का संकट अभी भी है और उस वक्त शुरुआत हो रही थी। दोनों विभागों को आंकते किस तरह हैं आप? किस तरह मार्किंग देते हैं कि किस विभाग में आप क्या बेहतर कर पाए? स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग लॉकडाउन पीरियड में इन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर हमारी पुलिस ना होती तो लॉकडाउन होता ही कहाँ से। और कोरोना जो आज पीक पे आया है अनलॉक में, वो तभी पीक पे आ गया होता और तब अप्रिय होता। वो तो धन्यवाद है प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने लॉकडाउन लगाया, वरना हमारे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही उस समय इस लायक नहीं था कि इतने पेशेंट को एक साथ झेल पाता, एकोमोडेट ही नहीं कर पाता। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था हमारे पास, न इतने ICU के थे, न वेंटिलेटर थे। जिस तरह से आया है तो वो तो दूरदर्शिता माननीय मोदी जी की थी जो लॉकडाउन हो गया। आप देखो आज अनलॉक की स्थिति में 2 अंतर अभी वो उसमें आए कि उस समय कोरोना का भय था पर केस बहुत कम थे। आज कोरोना का भय नहीं है पर केस बहुत है। चुनौती तो अभी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चुनौती है। विश्व के डॉक्टर उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं जिसकी वैक्सीन बनी ही नहीं है, जिसकी दवाई नहीं बनी, उसका इलाज सारे विश्व के डॉक्टर किए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना जिसे इफेक्टेड करता है उसका इलाज करते हैं और इससे तो देश प्रभावित नहीं, विश्व प्रभावित है। देखिए परमात्मा कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मैं मानता हूँ सावधानी ही इलाज है कोरोना का। जी, मैं दोबारा उसी सवाल पर आती हूँ क्योंकि हम शायद बहुत आगे निकल गए। जब आपने जिम्मेदारी संभाली उसके बाद ये भी हुआ कि स्वास्थ्य महकमे के बहुत सारे अधिकारी जो हैं वो कोरोना संक्रमण में आ गए, यानी चुनौतियाँ एक के बाद एक थी। तो आपको लगता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ आप ज़्यादा काम कर पाए? मार्किंग के तौर पर अगर देखें तो गृह विभाग और हेल्थ में से आप अपने आप को कहाँ बेहतर मार्किंग दे पाते? लॉकडाउन में दोनों का काम महत्वपूर्ण था, मैं किसी एक को कम ज्यादा कर नहीं सकता। मेरे पास दोनों विभाग थे। पुलिस का भी काम बहुत महत्व का था, सर्दी में बाहर खड़े रहना, रात भर जगना, रात भर करना और उनको मोटिवेट रखना। और दोनों ही डॉक्टर भी हमारे शहीद हुए, पुलिस के जवान भी शहीद हुए, हमारे कोरोना से शहीद हुए। कोई इंदौर का, उज्जैन का, कई कांस्टेबल हमारे, मतलब अभी तक हो रहे हैं हमारे। जेल, मेरे पास जेल विभाग है, जेल का एक शहीद हो गया हमारा कल छिंदवाड़ा में। तो पीड़ादायक तो है वो। हमारे सम्मानित विधायक आज चले गए। एक पीड़ादायक है बीमारी, ये दिखाई नहीं देती है आँख से। ईश्वर के बारे में अभी तक कहते थे कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, पर कोरोना हो जाए तो सिर्फ ईश्वर ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। ये स्थिति हो गई। चलिए महामारी से फिर चुनाव की तरफ आते हैं। चुनाव का वक्त शुरू हो चुका है, एक तरीके से माहौल भी बन रहा है। एक आम वोटर की तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि बीजेपी को, आपकी पार्टी को क्यों वोट दे मतदाता? इसलिए कि एक तो हमने जो सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार थी उसको हटाया, कमलनाथ की को। वल्लभ भवन के दलालों के अड्डे से बचाया, धोखेबाज लोगों को हटाया जो किसान को 2 लाख रुपए का 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखित में झूठ बोल दे उस पार्टी को तो नहीं रहना चाहिए। लिखित कह रहा हूं मैं, रिटर्न में है 2 लाख का कर्जा माफ करने का। 2-2, 4-4 हजार माफ करके कहते हैं हमने किया। तो पर अब तो कमलनाथ जी खुद किसानों के सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। अभी आगर में जब चुनाव अभियान की उन्होंने शुरुआत की कर दो, तो उन्होंने किसानों से तस्दीक कराई। आप कह रहे हैं
हम तो आपसे कह रहे हैं, आपकी चैनल पे लाके बिठा देना 10 किसानों को कि ये है इनके एक गांव के, किसी भी गांव का जिसके उन्हें पसंद हो, उन पे तो वो है ना पेन ड्राइव, उसमें से निकाल लें वो 10 नाम और बिठा लें टेबल पे, न्यूज़ 18 पे बिठा लें। हम न्यूज़ 18 के सामने उनका अभिनंदन करेंगे, आपके सामने, आपकी मंच पे आऊँगा, इसी मंच पे, और अभिनंदन करूँगा कि आपने एक गाँव के 10 किसान 2 लाख तक के 10 दिन में माफ़ करके दिए, अभिनंदन लो आप। और मैंने गलत बोला है, माफ़ी मांगूंगा कमलनाथ से, सार्वजनिक माफ़ी की बात कर रहा हूँ। एक नहीं बता सकते, एक जिस नौजवान को 2,000 रुपए का इनने जो कहा था, घर बैठे 4,000 रुपया महीना घर बैठे हम वो देंगे बेरोजगारी भत्ता, एक नौजवान को आपके कार्यक्रम में बुलाओ आप, और माननीय कमलनाथ जी से कहो कि उस नौजवान को लेके आए जिसको 4,000 रुपए का आपने बेरोजगारी भत्ता दिया है। नरोत्तम इसी चैनल पे आएगा और माफी मांगेगा आपसे, सार्वजनिक माफी मांगेगा और आपको माला पहना के जाएगा, कान पकड़ेगा। पर सर कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम और भाजपा और कांग्रेस, हम क्या बोलते हैं इस पे आप न जाओ, न्यूज़ 18 क्या बोलता है इस पे जाओ। आप एक बार किसानों के हित में, लोगों के दिमाग का जाला साफ करने के लिए ये अभियान चलाओ, एक हाथ से शिक्षित बेरोजगार को अपने चैनल पे लाओ कि इसको 4,000 मिले। नहीं, वो बात सही है सर आपकी, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। कांग्रेस ये कह रही है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आपने प्रदेश पर चुनाव थोप दिए हैं। हमने कहा थोपे चुनाव? हमारी पार्टी के किसी ने इस्तीफा दिया है? आपसे सवाल है मेरा तो ये आपसे, भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने इस्तीफा दिया? आप अपने घर को संभाल नहीं पाए, आप अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाए, आप अपने नेता को संभाल नहीं पाए। अरे हम तो कह रहे हैं कि हमने तो सब कुछ किया, हम तो विपक्ष में थे, तुम करो ना, तुमको कौन ने रोका है? जब देखिए, जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं, ऐसा नहीं है। आपका नेतृत्व ऐसा था कि जिसने दरारें पैदा की, आपने कहा उनसे, आपने बेइज्जती की। वो कह रहे हैं खुल के कि आ जाओ सड़क पे। सिंधिया जी ने तो बहुत पहले एक शायरी लिखी थी, ट्वीट किया, मैंने पढ़ी वो शायरी, अभी ध्यान नहीं आती है मुझे, वो शायरी उन्होंने ट्वीट की थी कि मैं भी याद आती है तो आपको दोबारा सुनाता हूँ वो शायरी, अभी मैंने सुनाई थी। तो वो शायरी उन्होंने लिख के ट्वीट की हुई थी, मतलब पटकथा तभी लिखा गई थी। हाँ, बहुत पहले से वो अपनी अभिव्यक्ति को, भाव को व्यक्त कर रहे थे। वो ये समझ नहीं रहे थे, ऐसा नहीं था, समझ ये भी रहे थे, पर स्वभावतन कांग्रेस की जो प्रक्रिया और पद्धति है, इनने खुद ने अपनी सरकार पटकी है, कोई जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ जो कमलनाथ जी ने कहा वही जिम्मेदार है, दिग्विजय सिंह जी अंधेरे में ही रखे रहा भाई। सर ग्वालियर चंबल से आप आते हैं और ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं उस पर सबसे बड़ा फोकस है, क्योंकि वो जिसके साथ जाएंगी एक तरीके से वो ताला खोल देंगी सत्ता का। ग्वालियर चंबल को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई, क्योंकि कांग्रेस भी वही टारगेट कर रही है बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे पर। ये बिकाऊ टिकाऊ इन बातों को पब्लिक ध्यान नहीं देगी। इनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है ना, महारानी इटली, उनने एक बार मौत का सौदागर कह दिया था हमारे नेता को। आज तक लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है कांग्रेस का। अगर ऐसी बातें ये गद्दार और बिकाऊ और टिकाऊ ग्वालियर में करेंगे, वो ग्वालियर का महाराजा है, इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी 16 में से। आप देख लेना परिणाम आए तो। इन बातों से कुछ नहीं चलेगा। कांग्रेस को 15 महीने में क्या किया बताना चाहिए। 15 महीने के 15 किसानों को 10 दिन में माफ़ किया क्या, लेके जाना चाहिए। 15 नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या, ये लेके जाना चाहिए। लोग देखेंगे कि हाँ काम किया है। आप लोग लेके जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? हमने तो जो कहा सो किया है। अरे हमने कहा था, हम बचपन से नारा देते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। बताओ 370 हटी के नहीं, बताओ 35 से हटी के नहीं, बताओ लद्दाख हुआ के नहीं। हमने कहा तो किया। हमने कहा था सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। देखो मंदिर का काम चालू है कि नहीं। इनने कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख बता दी तो कहने लगे मुहूर्त सही नहीं है।
मुहूर्त पे आ गए थे सीधे के सीधे। इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हो गए वो मिर्ची बाबा और कंप्यूटर बाबा के साथ बैठ के कि वो मुहूर्त बताने लगे। बता सकती हैं, दोनों बड़े संत हैं। कंप्यूटर बाबा तो मैदान में है वहां ग्वालियर हाँ, बड़े बड़े संत हैं। मैंने कहा ना, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा, बड़े संत हैं। तो उनके संग में आके ये ज्योतिषाचार्य हो गए दिग्विजय सिंह जी, ये बताने लगे मुहूर्त। परिणाम मंदिर का काम चालू। हमारे घोषणा पत्र में था मंदिर का, कश्मीर का, ट्रिपल तलाक का, जो कहा सो किया। तुम्हारे घोषणा पत्र में था 10 दिन में 2 लाख। इनके नेता ने कहा कि अगर नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? क्यों नहीं बदल रहे? नहीं बदला, सिंधिया जी ने बदल दिया, क्या दिक्कत है? बदल तो गया। एक और टर्म जो इस चुनाव में बहुत उछाला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, वो है गद्दार का। हालांकि अभी जो सभाएं हुई ग्वालियर चंबल में, वहां सिंधिया जी ने गद्दार शब्द की भी नई परिभाषा दी। तो ये कितना असर दिखा पाएगा खासतौर पे ग्वालियर चंबल में? क्योंकि जबान चंबल की कहते हैं, चंबल के ये पानी गद्दार मद्दार की बात नहीं है, ये राजनीति है। आदिकाल से आज तक इस तरह से सत्ताओं के हस्तांतरण होते रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ। सत्ताओं के हस्तांतरण इसी तरह से होते रहे। राजतंत्र में अलग प्रकार था, डेमोक्रेसी में अलग प्रकार है। इसलिए ये गद्दार नहीं, अपनी असफलता को गद्दारी पे मत ढांको। सिंधिया जी ने जो परिभाषा घड़ी है, शिवराज सिंह जी ने जो घड़ी, वो सच है कि किसान से धोखा दिया, इससे किसान का सीधा सरोकार है, उससे किसान का सीधा सरोकार है ही नहीं। नौजवान को भत्ता नहीं दिया, ये धोखा है, गद्दारी है, और इससे नौजवान का सीधा सरोकार है, उसका सरोकार है ही नहीं। बेटी को स्कूटी नहीं दी, इससे सीधी बेटी के सरोकार है, लेकिन उस सत्ता हस्तांतरण से सीधा सरोकार नहीं है। इसलिए गद्दारी कमलनाथ जी ने की है, गद्दारी दिग्विजय सिंह ने की है, सिंधिया ने बिल्कुल नहीं की। और मैंने कहा ग्वालियर की धरती पे ऐसा मत बोलो, नहीं तो वो ही हश्र होगा जो गुजरात में मौतों का सौदागर बोलने के बाद कांग्रेस का हुआ पूरे देश के अंदर। वही तो है ना कि ग्वालियर में जबान के पक्के होते हैं, ग्वालियर चंबल का पानी जो है, तो फिर वहां का वोटर छला हुआ महसूस नहीं करेगा कि जिसे छला हुआ तो महसूस करेगा। वहां का वोटर साथ है भाई, उनने इनको वोट नहीं दिया जिनको आप कह रही हो। पूरे प्रदेश में घुमाया ही सिंधिया को था, सिंधिया को वोट दिया था और उसके नेता के संग धोखा हो गया था। घुमाए उनने इनको था, इनको घुमाया था क्या बुजुर्गों को? इनको कौन वोट देगा? अभी भी देख लेना अभी कौन देता है। अभी एक महीने तो बचा है ना, नवंबर में फिर मिलते हैं अपन, फिर दोनों बहन भैया बैठेंगे, फिर बताऊंगा देखो इनको वोट कोई नहीं देता। ये तो प्रवासी पक्षी हैं, साइबेरियन पक्षी की तरह नवंबर में चले जाएंगे। कमलनाथ जी नहीं मिलेंगे आपको यहाँ। मैं आपसे झूठ नहीं कर रहा बेना, आप नवंबर में जरूर मिलना मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। न्यूज़ 18 पर ही आपसे चर्चा बिल्कुल जी, नवंबर में गायब हो जाएंगे। खबरें ये भी आ रही हैं कि जो नए मेहमान आए हैं आपकी पार्टी में, इनकी वजह से घर में ही नाराजगी बढ़ रही है, घर में ही घर के जो लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं। किनके? जो नए मेहमान आपकी पार्टी में आए हैं। नहीं, हम तो लेके आए हैं, स्वागत से बुलाया है, अभिनंदन किया है, माला पहनाई, दुपट्टा उड़ाया है, शॉल दिया है, श्रीफल दिया है। हमारे यहाँ नाराजगी काहे की होगी? हमारे यहाँ कहीं नाराजगी नहीं है। भाजपा बहुत बड़े है, विशाल हृदय की पार्टी है। यहाँ तो स्वाभाविक रूप से सब खप जाते हैं। अगर हम दूसरे मंदिर से कोई मूर्ति लाएंगे तो अपने घर मंदिर में लगाएंगे या किचन में लगाएंगे? मंदिर में ही लगेगी ना हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ की नाराजगी? उनको तो मालूम है कि मूर्ति लाए तो मंदिर में ही लगेगी, किचन में थोड़ी लगाने के लिए ले जा रहे हैं। दिक्कत तो उनको होगी जिनके टूटते चले जा रहे हैं, रोज टूटते चले जा रहे हैं। वो दौर के बाद भी टूटे। चुनाव की तारीखों तक अभी और तो नहीं बढ़ेंगी सीटें? अभी क्या कह सकते हैं, जिस तरह की भगदड़ कांग्रेस में है, जिस तरह से नेता छोड़ के जा रहे हैं, ये डूबता जहाज है बेना, कभी भी डूब लेगा। मैं फिर उस मूल सवाल पर आती हूँ, नाराजगी वाले। तो भंवर सिंह शेखावत की जो नाराजगी आ रही है, दीपक जोशी की जो नाराजगी आई, संगठन की कई दौर की चर्चा हुई, मान मनव्वल हुए। इसके अलावा अभी सुमित्रा काजडेकर जो नेपानगर से आई हैं, वहाँ तो वीडियो वायरल हो गया कार्यकर्ताओं का, उसमें कह रहे हैं कि शिवराज जरूरी है, सुमित्रा मजबूरी है। वहाँ मंजू तो आप ये बताओ, कार्यकर्ताओं की बात कर रही हो कि नेताओं की? आपने जितनी बातें कह रहे हो, कौन सा वीडियो वायरल हो गया और कौन सा ये हो गया? दीपक जोशी तो नेता है या नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। मैं पिछले 3 महीने से दीपक जी का कोई बयान नहीं सुना। 3 महीने की बात कर रहा हूं मैं। अब आप कोई 3 महीने पहले के बयान की बात कर रही हो तो मैं कह नहीं सकता। आपके इलाके के जयभान सिंह पवैया के ट्वीट आए दिन आते रहते हैं। बिल्कुल नाराज नहीं, जयभान सिंह जी हर कार्यक्रम में रहते हैं।
ट्वीट करके हर कार्यक्रम में रहते हैं सर, ट्वीट करके इशारा अरे तो बताओ करते एक रहते हैं। ट्वीट अच्छा आप नाराजगी वाला बताओ। आप उस द्विअर्थी बात का आप अपने हिसाब से अर्थ निकालते हो, हम अर्थ अपने हिसाब से निकालते हैं। या तो आप अर्थ निकाल के सार्वजनिक करो तो हम खंडन करें, या हम स्वीकार करें। नहीं सर, संभाल तो करनी पड़ेगी इलेक्शन के पहले। संभालेंगे क्यों नहीं? क्योंकि उस बारे में हमारी पार्टी के नेता हैं, हम उन्हें क्यों नहीं संभालेंगे? क्योंकि सर कांग्रेस में तो मंदिर में भैया जी शपथ बड़े दिलाई नेता जा रही हैं है। हमारे, जी, छोटे नेता नहीं है। हम उनको सुनने जाते रहे हैं, इसलिए उनको क्यों नहीं संभालेंगे? हम बहुत छोटे हैं उनके सामने, अदने से हैं। क्योंकि कांग्रेस में मंदिर में शपथ दिलाई जा रही है कि आप गद्दारी नहीं करेंगे, आप छोड़कर नहीं जाएंगे। कांग्रेस को ध्यान बहना सिर्फ मंदिर की चुनाव के समय ही आती है। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के घूमते हैं चुनाव में, मंदिर मंदिर। अब ये फिर घूमने लगे। एक दिन पीताम्बरा दतिया में दिग्विजय सिंह बैठे थे और यहाँ पे बबुलामुखी माई पे कमलनाथ बैठे थे। एक ही दिन में दोनों अलग अलग मंदिर पे जा रहे हैं। पर भगवान समझता है इन सब बातों को कि ये चुनाव के ही लिए आते हैं, और चुनाव के बाद जो जाते हैं तो अगले चुनाव पे आते हैं। इस बीच में ये मंदिर नहीं जाते। आप बताओ, राहुल गांधी दिखे चुनाव के बाद से मंदिर में? आप ही बता दो। और देखिए हो तो इस चैनल पर दिखाना, मेरे जब वर्जन चलेगा तो उस समय दिखाना कि देखो चुनाव के बाद, चुनाव अभी आएंगे कोई प्रदेश के, फिर आपको मंदिर में दिखेंगे राहुल गांधी। सर, मंदिर से बात निकली तो फिर वो गायों तक भी जाएगी, और गायों को लेकर अब ये आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है शिवराज सरकार पर कि आपने गाय के हिस्से का जो बजट था वो भी कम कर दिया। हिंदुत्व भी मतलब लग रहा है कि बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव में। राम मंदिर आप लेकर जा ही रहे हैं। नहीं, ये चुनाव उतना बड़ा चुनाव नहीं है, पर हिंदुत्व तो हमेशा मुद्दा रहा है। हिंदुत्व बात अलग होती है, हिंदुत्व बात अलग होती है। हम तो सदैव राम मंदिर के, हम तो हमारे घोषणा पत्र में था। ये उनसे कहो कि जो अब सुंदरकांड कराने लगे, एक सुंदरकांड कराता है, एक लंका कांड करता है, ये उनसे कहो। ये जो चुनावी बाबा हो जाते हैं, चुनाव पे बड़े बड़े हवन कराते हैं भोपाल में, चारों तरफ कंडे लग जाते हैं, धूनी लग जाती है, चुनाव खत्म, हवन खत्म, न मिर्ची भी खत्म, सब खत्म। हम तो 12 मासी वाले हैं भाई, हम तो 12 मासी वाले। हम तो अपने घोषणा पत्र में लिखते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम छुपाते कब हैं? वो जो दोहरा जीवन जीते हैं वो कहें इस बात को। तो नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि हम अगर हिंदुत्व की राजनीति पर गए, हम गाय के मुद्दे पर जाए गए, ना, कौन तो रोक रहा है? हमने गौशालाएं बनवाई, लेकिन आपकी सरकार आई तो आपने बजट कम कर दिया गायों का। कोई बजट नहीं की। सबसे ज्यादा गौशाला हमारे टाइम में ही बनी है। उनके 15 महीने में जितनी नहीं मिली उतनी हमारे 6 महीने में गनी है। आप काउंट करा लो अपने एजेंट को बेच के, आपका संवाददाता हर जगह है। 6 महीने में कितनी पूर्ण हुई और 15 महीने में कितनी पूर्ण हुई। आप सिर्फ ये 2 चीज करा लो, आपको दोनों का आंकलन हो जाएगा, काम करने वाली सरकार कौन सी है और बातें करने वाली कौन सी है। कमलनाथ जी का कल मैंने बयान पढ़ा, सुना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अगर मैं बोला उन्होंने, मुंह चलाने में और सरकार चलाने में अंतर, दिमाग चलाने में अंतर होता है। मुंह चलाने में और सरकार चलाने में, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। आप उसको correct चला कर नहीं पाया वो सरकार, तो उसको मेरी बात मेरे को लगी कि हाँ ये सरकार तो नहीं चला पाया, मुंह ही चलाता रह गया बेचारा। वो ये भी कह रहे हैं कि ग्वालियर चंबल में जैसे सौगातों की झड़ी लगी है कई 100 करोड़ की, ये सिर्फ जो है चुनावी मजमा लगाया गया है। अगर हम चुनावी मजमा लगाते थे तो 15 साल से कैसे जीत रहे और तुम 15 महीने में कैसे चले गए? इन 2 सवाल का आंकलन कर लो, जवाब मिलेगा। लगातार जीतना अलग बात होता है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी वोट हमारे ज्यादा आए हैं मध्य प्रदेश में आम चुनाव में, कांग्रेस से ज्यादा। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर हम अच्छे कार्य नहीं कर रहे थे, तुम्हारी 15 साल के बाद भी सरकार बनी, अल्पमत की सरकार थी, बहुमत नहीं आया। दिल किसी का, फेफड़े किसी का, जिगर किसी का, निर्दलीय, सपा, बसपा, लूट खा, बेच खा, सब शामिल थे उसमें। हमको कैसे कह रहे हो आप? हम तो तर्कों के आधार पर बात करेंगे, जो भी करेंगे। आप भी 2 तर्क। बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने का, और जिस तरह आपने दावे किए हैं आज, तो हम उम्मीद करेंगे कि नवंबर में आपसे फिर एक बार मुलाकात हो, और जो आपने कहा है न्यूज़ 18 के मंच पर हम फिर आपसे सवाल करेंगे और जवाब लेंगे उसका। बहुत शुक्रिया सर एजेंडा एमपी में शामिल होने के लिए। शुक्रिया सर। तो सुना आपने न्यूज़ 18 ई एजेंडा मध्य प्रदेश के मंच पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा कि सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार को हटाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखित में झूठ बोला,
ये तो साइबेरियन पक्षी हैं, उड़ जाएंगे, ये भी कहा नरोत्तम मिश्रा ने। और साथ ही ये भी कहा कि मुंह चलाते रह गए, सरकार नहीं चला पाए, गलत साबित करें, सार्वजनिक माफी मांग लूंगा। उन्होंने ये कहा कि मुझे गलत साबित कर दे, न्यूज 18 पर ही सार्वजनिक माफी मांग लूंगा। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको उस शख्सियत के पास ले चलेंगे जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए लकी हैं। उनकी ताजपोशी से कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह की नई ऊर्जा दौड़ गई। तो कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, हम जल्द हाजिर होते हैं।